ईयर 1897 में इस टाइम पर इंडिया और कनाडा दोनों ब्रिटिश के कंट्रोल में थे और दोनों भी ब्रिटिशर कॉलोनी थे। लेकिन क्योंकि कनाडा में गोरे थे और ब्रिटिशर जिस तरीके से इंडियन को भी ट्रीट करते थे उस तरीके से कनाडा के लोगों को नहीं करते थे। इंडिया के कंपेरेटिवली काफी हद तक फ्री थी और कनाडा के जो भी डेवलपमेंट भी जो था वो इंडिया से ज्यादा हो रहा था। तो दोस्तों होता क्या है कि 22 जून ईयर 1897 में यूके के अंदर क्वीन विक्टोरिया के डायमंड जुबली सेलिब्रेट हो रही थी और जो भी ब्रिटिश आर्मी थी उसमें बेसिक रेजिमेंट भी थी जिसकी रिजल्ट डेर मेजर केशर सिंह लीड करते थे। तो ये जो क्वीन विक्टोरिया के डायमंड जुबली सेलिब्रेट होनी थी इसके लिए उसे डिसाइड किया गया था कि जो ब्रिटिश आर्मी है इसमें से जो बेसिक रेजिमेंट है ये भी शामिल हो गई और वहाँ पर जो शिप में जाना था क्योंकि वहाँ पर भी बाकी के सोल्जर्स थे वो भी शिप में थे। तो लॉट ऑफ द टाइम आर्मी को वैनकूवर कनाडा से होते हुए वापस आना था। तो मई 1897 को ये लोग निकलते हैं, 22 जून को सेलिब्रेशन अटेंड करते हैं और ये उस टाइम की सेरेमनी की फोटो है। और जब ये भी सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तो इसके बाद वैनकूवर में जो कि वो भी कनाडा में है वहाँ पर पहुँचते हैं। अब सिख रेजिमेंट में जितने थे इंक्लूडिंग केशव सिंह उनको काफी पसंद आया और वापस आने के बाद उन्होंने अपनी कम्युनिटी में कनाडा के बारे में बहुत कुछ लोगों को बताया कि कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, किस लेवल की फ्रीडम है, इन सब के बारे में बताया। जो मेजर केशव सिंह थे जो भी पूरी रेजिमेंट को भी हैंडल करते थे उनको भी कनाडा के अंदर पहले 6 सेटलर भी माना जाता था। अब होता क्या है दोस्तों कि कनाडा के अंदर एग्रीकल्चर, मिल्स, माइंस और भी रेलवे वगैरह जो थे वहाँ पर भी काम चल रहा था और वहाँ पर भी लेबर्स की जरूरत पड़ती थी। तो इसके ठीक 1 महीने के बाद दोबारा मौका मिलता है तो पंजाब से लेबर और ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो भी कनाडा के ब्रिटिश भी कोलंबिया पहुंचते हैं और वे सोचते हैं कि काम करेंगे और पैसा कमाकर वापस आ जाएंगे। ये देखिए इंडिया से ये इधर कनाडा है और ये भी कनाडा से अंदर साइड में भी ब्रिटिश कोलंबिया है और इससे साइड ओंटारियो है। तो मेनली दोस्तों इन्हीं एरिया में माइग्रेशन भी हुआ है। अभी भी आप देखोगे तो सिख जो है वो इन्हीं इलाकों में ज्यादा रहते हैं। ये फोटो है जब ये लोग भी वहाँ पहुंचते हैं तब की अब कनाडा के अंदर जो गोरे थे वो भी पहले से वो लोग भी काफी ज्यादा पहले से भी पैसों में काम करते थे। और जब भाई ये लोग वहाँ पर गए तो भाई इन्होंने कम पैसों में ज्यादा काम किया तो ये लोग कंपनी की पहली प्रेफरेंस बन गए रहे थे और भाई जिसको देख के वहाँ के लोकल लोग थे वो भी अनकंफर्टेबल फील हुई क्योंकि दोस्तों उनकी जब खतरे में आ गए थे और भाई इधर इंडियंस के पैसे मिल रहे थे वो भले कम ही मिल रहे थे लेकिन उनके लिए वो भी बहुत ज्यादा थे। और उससे भी बहुत बड़ी चीज थी कि कनाडा में जाके इंडियन जो थे उन्होंने पहली बार कनाडा में इंडिपेंडेंस फील किया कि और देखा कि फ्री रहकर काम करना कैसा होता है क्योंकि इंडिया के अंदर वो बहुत तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। और जब ये लोग कनाडा से काम करके ये लोग वापस पंजाब पहुंचते हैं तो पंजाब के एरिया में बात फैलने लगती है कि कनाडा के अंदर बहुत सारे भी अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ पर भी कमाने के रास्ते बहुत ज्यादा है और यहाँ से पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, फ्रीडम भी ज्यादा है। जिन घरों से सिख कनाडा गए थे पैसे आने की वजह से घर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो फिर यहाँ से भी स्पेशली लोग पंजाब से कोशिश करने लगे कि कनाडा में जाकर काम करने की। इनिशियली सबका यही प्लान था कनाडा में जाके काम करने का और वहाँ से पैसे कमाकर वापस इंडिया आने का। बेसिकली इंडिया छोड़ने का ये लोग उस टाइम पर नहीं सोच रहे थे। इसके बाद ईयर 1926 आते आते 5200 लोग इंडिया से कनाडा पहुँच गए थे। इसमें से वे 90% सिख थे और एयरवेज देता है ऐसे पहुंचे थे। अब देखिए ये जो भी सिख यहाँ से जाके वहाँ पर भाई पैसा कमा रहे थे और वे वहाँ पे जाके काम कर रहे थे कम पैसों में। तो इसकी वजह से भी लोगों का काम भाई प्रेफरेंस मिल रही थी और ये चीज भाई उनको पसंद नहीं आ रही थी। इससे पूरी चीज को वहाँ की जो भी मीडिया थी उसने नेम दिया हिंदू इन्वेजन। वहाँ के जो भी लोकल लोग थे जितने भी ब्राउन कलर के लोग थे उनको हिंदू ही बोलते थे, चाहे वो सिख हो या फिर कोई और। अगर ब्राउन हो तो भी वो उनको हिंदू ही बोलते थे। और जो भी लोकल लोग थे इनकी वोटिंग की बात चल रही थी तो इसको भी बंद करवा दिया था। ये उस टाइम का भी दोस्तों आर्टिकल है। लेकिन एक चीज थी कि वहाँ जाने के बाद भी जितने भी सिख थे उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। जैसे वो पंजाबी में बात करते थे, इंडिया का जो भाई पंजाब था उनसे भी कनेक्टेड रहते थे। उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे करके गुरुद्वार भी खोले और चाहे किसी भी कंट्री का आदमी हो सबके लिए लेकर खोला था। वहाँ पे वो लोग भी बड़ी जॉब्स नहीं करते थे, छोटी जॉब्स ही करते थे। लेकिन उसको बाद में इंडिया में जैसे भी गुरुद्वार चलते हैं जैसे भी वहाँ पर भी कनाडा में भी गुरुद्वार चलते थे। पहले गुरुद्वारा 1905 में खुला था, उसके बाद दूसरा जो भी गुरुद्वारा था वो भी 1908 में खुला था। और ये जो भी गुरुद्वारे खुले थे इसकी वजह से पूरी सिख कम्युनिटी कनेक्टेड भी थी। सब लोग यहाँ पर भाई प्रेयर के टाइम मिलते थे और कोई ना कोई इंडिया से आता था तो भाई उसके लिए भी आराम भी रहता था। तो उसको भी तुरंत जॉब ढूंढने का प्रेशर नहीं रहता था, वो गुरुद्वारा में आकर भी आराम करता था और भाई टाइम मिल जाता था जॉब ढूंढने के लिए। और भाई कनाडा के अंदर जो भाई ऑलरेडी भी सिख कम्युनिटी रहती थी वो चाहती थी कि इंडिया से और ज्यादा भी लोग रहे। सिख कम्युनिटी वहाँ आके मेहनत करके पैसे कमा रहे थे। इससे जो भी कनाडा के जो भी लोकल लोग
थे उनके साथ उनका भी कंपटीशन होने लगा। और यही रीजन था जो भी वहाँ के लोकल लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे वो सिख कम्युनिटी से खुश नहीं थे। उन्होंने इन्हीं वजह से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया उनके साथ। और क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे तो भाई पॉलिटिशियन भी लोग उनको भी ज्यादा भी सपोर्ट नहीं करते थे। और ये चीज इतनी ज्यादा भाई फैल गई थी कि 1907 में वैनकूवर में दंगे हुए, बहुत ज्यादा भाई तोड़ फोड़ हुई, कई लोगों को भी चोट भी लगी, कई लोगों की भी मौत भी हो गई थी। ये उस टाइम की इमेज है। और ये जो भी दंगे हुए उसके बाद जो भी लोकल लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने अपने नेताओं के ऊपर बहुत भी ज्यादा प्रेशर बनाया कि इतनी तेजी से हमारे देश में आकर हमारे जॉब भी खा रहे हैं, इनके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई जाए वरना आपको वोट नहीं मिलेंगे। 2 साल कंटिन्यूस प्रेशर बनाने के बाद भी कैनेडियन पॉलिटिशियन लोकल अथॉरिटी हरकत में आई और भी काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना ली उन्होंने। हाल ये हो गया था कि जहाँ पे इतने सारे इंडियंस आ रहे थे वो कनाडा में ईयर 1909 में सिर्फ 6 इंडियंस कनाडा पहुंच पाए। अभी ये पॉलिसी जो इन्होंने बनाई थी, लेकिन जो लोकल अथॉरिटी जो थी भी उनको यूएस से परमिशन लेना कंपलसरी था। अब उसके सामने दिक्कत ये थी वो ऐसे रंग बेसिस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते थे। कनाडा और इंडिया दोनों ब्रिटिश कॉलोनी थी तो वे भेदभाव नहीं कर सकती तो फिर इसका भी सोल्यूशन निकालने के लिए एक ट्रिक यूज की जिससे भेदभाव भी नहीं हुआ और सिख आने से भी रुक गए थे। उन्होंने कुछ लॉ पास किए, पहले जो इमिग्रेंट कनाडा आएगा उसके पास $200 होने चाहिए। ये उस टाइम के हिसाब से भी बहुत ही भी ज्यादा थे। एक इंडियन की जो भी एवरेज अर्निंग थी वो 10 थी तो उसके लिए भी $200 देना बहुत बड़ी भी बात थी। और भाई बाकी कंट्रीज के लिए भी अमाउंट भी बहुत ज्यादा भी कम था। दूसरी चीज दोस्तों, इंडिया से कनाडा के लिए कोई भी शिप डायरेक्ट नहीं आती थी, लंबा रास्ता था तो बीच में रुकना पड़ता था। तो इन्होंने भी इस चीज का भी फायदा उठाया। तो इन्होंने ये रूल लगाया कि कनाडा सिर्फ वही लोग आ सकते हैं अपने सिटीजन कंट्री से एक कंट्री रोड के थ्रू के भी कनाडा आएंगे, यानी बिना कहीं रुके। और भाई तीसरे रूल ये था कि भाई जो भी टिकट है वो कनाडा पहुंचने के लिए शिप से पहले लिया जाता था, वो जर्नी करने से पहले ही भी खरीद लिया जाता। और यह भी इसलिए था कि ताकि ब्रिटिशर को भी पहले से पता चल जाए कि वो टिकट खरीदने आए हैं, कुछ ना कुछ भी इश्यू करते थे। ये उस टाइम का ओरिजिनल ऑर्डर है। अब इससे एक इश्यू तो ये हुआ था कि इंडिया से कोई ना आ सकता है। और दूसरी दिक्कत ये थी कि जो भी इंडियंस भी पहले से कनाडा में रह रहे थे उनके बच्चे फैमिली सबसे वो कट गए थे, वो लोग कनाडा आके उनसे मिल नहीं पा रहे थे। सारे जब रूल्स आए इंडिया से जब कनाडा जाते थे तो वो तो बंद हुआ ही था, लेकिन इतना ज्यादा भी गैप हो गया था, लोग अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे थे। तो जो लोग भी कनाडा में रह रहे थे वो लोग कनाडा से इंडिया वापस चल गए थे। ईयर 1908 और 1911 के बीच ब्रिटिश कोलंबिया में इंडियन पॉपुलेशन बहुत ही आधी हो गई थी और कई सालों तक यही चलता रहा। और एक बात भाई मैं कनाडा की बता देता हूँ कि वहाँ पर भी ड्रग्स पे बहुत ही ज्यादा सप्लाई होता है। जो भी बच्चे या स्टूडेंट वगैरह भी जाते हैं तो वो नाइट को भी बहुत ही ज्यादा ड्रग्स के इंजेक्शन वगैरह भी लेते हैं। वहाँ जाकर भी कई बच्चे भी बिगड़ सकते हैं। तो अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।